नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। हम लोगों ने भारतीय अर्थव्यवस्था की श्रृंखला शुरू की थी, जिसमें मैंने आपको काफ़ी चीज़ें बता दी है। पिछले वीडियोज़ में आप देख लेंगे तो आपको अर्थव्यवस्था की काफ़ी चीज़ें आपको समझ में आ जाएंगी। आज हम लोग नया टॉपिक चर्चा करेंगे, वित्तीय बाजार, फाइनेंशियल मार्केट। ये थोड़ा सा ऐसा है कि इसमें लोग इंटरेस्ट कम रखते हैं इस चैप्टर में, लेकिन हम लोग इसको अच्छे से पढ़ेंगे, क्योंकि वित्तीय बाजार समझेंगे तभी भारतीय अर्थव्यवस्था जो सरकार की नीतियाँ इनको आप आसानी से समझ पाएंगे, जिसमें जैसा कि किस तरीके से हमारी जो निवेश है ये प्रक्रिया पूरी चलती है, तभी आप समझ पाएंगे जब वित्तीय फाइनेंशियल मार्केट को आप समझ लेंगे। ये थोड़ा सा वीडियो हो सकता है बड़ा हो या बहुत बड़ा होगा, तो इसको 2 वीडियोज में बना दूंगा तो आसानी रहेगी। देखते हैं जैसे भी। सबसे पहले वित्तीय बाजार होता क्या, देखिए हम तो जानते हैं कि कोई भी अर्थव्यवस्था यूँ तो नहीं चलती, उसमें शेयर होता है, पूंजी निवेश होता है, बैंक संगठन होते हैं, सेबी है, जैसे भारत के दृष्टिकोण से सेबी है, आरबीआई है, तो इन सब के बीच इक्विटी और ऋण का प्रवाह होता है। कैसे भाई, सेबी को ज़रूरत होती है, सेबी कई जगह जो होता है ऋण देती है, जैसे एक्सचेंज विनिमय के लिए, उसके बाद आरबीआई से ऋण जाता है। तो ये पूरी प्रक्रिया को एक फाइनेंशियल मार्केट का नाम दिया जाता है। एक पूरी मार्केट है जिसके अंतर्गत हम वित्तीय बाजार, वित्तीय संस्थान जैसे बैंक, उपकरण, बांड और शेयर, संगठन, स्टॉक एक्सचेंज और नियामक निकाय आरबीआई से युक्त प्रणाली है, कि मतलब जिसमें वित्तीय संस्थान हो, वित्तीय बांड और शेयर, संगठन, स्टॉक एक्सचेंज, नियामक निकाय आरबीआई से भी आज से युक्त एक प्रणाली है। ठीक है, तो इसको इक्विटी और ऋण पूंजी प्रवाह के नाम से जाना जाता है। मतलब अब आप तो समझ गए, जिसमें सेबी, आरबीआई, उसके बाद कॉमर्शियल बैंकेज, उसके बाद शेयर, बांड, डिबेंचर, इन सब के बीच को हम इन सब के जो कोऑर्डिनेशन है आपस में, इसी को एक फाइनेंशियल मार्केट बोलते हैं, जिसके द्वारा हम अपने निवेश, अपने पूंजी निर्माण, अपनी आर्थिक नीतियों को संचालित करते हैं। वित्तीय बाजार जो था वित्तीय बाजार खरीदारों और विक्रेताओं को मांग और आपूर्ति बलों द्वारा निर्धारित कीमतों पर व्यापारिक संपत्तियों के लिए एक मंच प्रदान करता है। भाई, बाजार क्या होता है? सामान्यतः बाजार, अब यह वित्तीय बाजार ना, तो बाजार समझे। बाजार होता है जहाँ की कोई एक जरूरी व्यक्ति जिसको अपने सामान की जरूरत होती है, और दूसरा व्यक्ति जो इन सामान को बेचता है, के बीच जोड़ने वाला एक तरीके से मंच होता है। इसी तरीके से वित्तीय बाजार होता है जो वित्त संबंधी मामलों के जरूरी, जिनको ऋण की ज़रूरत है, जिनको निवेश की ज़रूरत है, इन सबको एक मंच प्रदान करता है। तो ये बात आप समझ गए वित्तीय बाजार क्या है। उसके वित्तीय बाजार के हम कार्यों के बारे में बात करते हैं। तो वित्तीय बाजार जैसे जोखिम को लेकर के धन जुटाने की सुविधा प्रदान करता है। ये निवेशकों को अपनी बचत और जोखिम और पसंद के आकलन के निवेश करता है। ये मांग और आपूर्ति के आधार पर वित्तीय वस्तुओं की कीमत निर्धारित करने में मदद करता है, कि कोई भी फाइनेंशियल, चाहे तो बांड हो, शेयर हो, इसकी किस तरीके से हम सप्लाई करते हैं, किस तरीके से ये जरूरतों को मुद्रा के रूप में परिवर्तित करना, वित्तीय बाजार कई काम होता है। ये वस्तुओं की तरलता प्रदान करता है। सब जगह ना आगे ना, तरलता प्रदान करता है, कि मान लीजिए हमने बांड है, उसको रुपए में कन्वर्ट कर देना है, या रुपया तो उसको बांड में कन्वर्ट, तो हम अपनी ज़रूरतों को हिसाब से, निवेश की ज़रूरतों के हिसाब से, पूंजी निर्माण की ज़रूरतों के हिसाब से हम वित्तीय वस्तुओं को खरीद और बेच सकते हैं। ये क्या करता है, जैसा निवेशकों को धन उपलब्ध कराता है, उसके साथ साथ एक मंच उपलब्ध कराता है, विक्रेताओं और खरीदारों दोनों को एक मंच उपलब्ध कराता। तो मुझे लगता है कि वित्तीय बाजार की परिभाषा आप समझ गए हैं। वित्त संबंधी चीज़ों का जहाँ लेन देन होता है, बस एक बाजार होता है, ये वित्तीय बाजार। यहाँ वित्त स्पेशल होता है, बॉन्ड, निवेश, डिबेंचर, इन सब के लिए एक मंच प्रदान करता है। अब वित्तीय बाजार के प्रकार अक्सर पूछ जाता है। फाइनेंशियल मार्केट, टाइप्स ऑफ फाइनेंशियल मार्केट, तो एक मनी मार्केट होता है, एक कैपिटल मार्केट होता है। याद रखना, मनी मार्केट जो होता है ये 1 साल तक के लिए लेन देन की जहाँ मार्केट में होता है उसे उनको मुद्रा बाजार या मनी मार्केट बोलते हैं। एक मुद्रा बाजार वो बाजार है जहाँ रातों रात से लेकर 1 वर्ष तक की अवधि के लिए धन की आवश्यकता हो। कि मान लीजिए हम किसी धन को 1 वर्ष तक के लिए लेते हैं, तो हम ये मानेंगे कि हमने इसे मुद्रा बाजार से लिया, और 1 वर्ष पूछा जाता है ये मुद्रा बाजार और साथ में पूंजी बाजार। तो मुद्रा बाजार 1 वर्ष से कम के लिए और 1 वर्ष से अधिक के लिए, एक वर्ष तक के लिए मुद्रा बाजार होता है, और 1 वर्ष से अधिक के लिए पूंजी बाजार।
अब थोड़ा अंतर देख लेते हैं। मनी मार्केट कई बार पूछा है, मनी मार्केट में क्या होता है। ये अल्पकालिक होता है, अल्पकालिक मतलब 1 साल तक, 1 ईयर तक के लिए। पूंजी बाजार 1 साल से अधिक के लिए होता है। उसके बाद ये फर्मों के लिए पूंजीगत मुद्रा बाजार मनी मार्केट का स्रोत होता है। देखिए हाँ, कुछ चीज़ें वाणिज्य, ये बिल्कुल रट लेना, वाणिज्यिक बिल, वाणिज्यिक पत्र और साथ में जमा प्रमाण पत्र और ट्रेजरी बिल, जिसमें 4 याद रखना, कॉमर्शियल पेपर, कॉमर्शियल बिल, उसके बाद शॉर्ट टर्म जमा। ये 4 चीज़ें याद रखना, वाणिज्यिक बिल, वाणिज्यिक पत्र, जमा प्रमाण पत्र और ट्रेजरी बिल। ये जो होते हैं ये चारों शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल, शॉर्ट टर्म मनी मार्केट होते हैं, मतलब अल्पकालिक ऋणों के लिए प्रयोग किए जाते हैं। जमा अल्पकालिक ऋण अगर हमें किसी को लेना है तो उसके लिए 1 साल से कम वाले, 1 साल से कम के लिए तो कॉमर्शियल बिल हो गया, कॉमर्शियल, उसके बाद पत्र हो गया, जमा प्रमाण पत्र हो गया और ट्रेजरी बिल हो गया। इन चारों को याद करना है, प्रश्न आया हुआ है यहाँ पे। देखिए पूंजी बाजार में बॉन्ड और इक्विटी ये लंबे समय के लिए होते हैं। मान लीजिए बॉन्ड है कोई, तो ये लंबे समय के लिए मान लेते हैं, हम कोई ऋण लेना चाहते हैं, तो ये अंतर इनमें पता होना चाहिए। उसके बाद ये उच्च मात्रा में लेन देन, मनी मार्केट से होता है तो उच्च मात्रा में लेन देन होता है, तो और सब पूंजी बाजार कम और उच्च दोनों हो सकता है। ये भारत में आम जनता की भागीदारी सीमित होती है, मनी मार्केट में कम होती है उतनी ज़्यादा मनी, ये व्यापारियों के लिए खास तौर पर होता है। ये और जबकि पूंजी निर्माण में भारतीयों की भागीदारी ज़्यादा होती है। हाँ, मनी मार्केट का जो नियामक होता है ये सेबी होता है, अरे सॉरी आरबीआई होता है, और जबकि पूंजी बाजार का जो नियामक होता है ये सेबी होता है। और साथ में जो मनी मार्केट होता है ये आरबीआई, ये संगठन और संगठित और असंगठित दोनों क्षेत्रों के लिए होता है। और जो ये कैपिटल मार्केटों के लिए ये पूंजी मार्केट जो होता है ये संगठित क्षेत्रों के लिए होता है। तो इस तरीके से हमने वित्तीय बाजार देख लिया। वित्तीय बाजार यहाँ ये 4 कमर्शियल पेपर, कमर्शियल बिल, जमा प्रमाण पत्र और साथ में ट्रेजरी बिल, इनको याद रखना है। ये शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल ऋण होते हैं एक तरीके से। कुछ समय के लिए अगर मान लीजिए हमें ऋण लेना है तो हम इनका उपयोग करते हैं, कई बार पेपर में आया भी है। उसके बाद मुद्रा बाजार की बात करते हैं। तो मुद्रा बाजार होता है संगठित क्षेत्र और असंगठित क्षेत्र दोनों। तो संगठित क्षेत्र में बैंक, मुद्रा बाजार, सबमार्केट, राजकोषीय विपत्र, वाणिज्यिक पत्र, वाणिज्यिक बिल, जमा प्रमाण पत्र, कल मनी, वही मुद्रा बाजार जो मैंने आपको अभी बताया। असंगठित के लिए साहूकार हो गया, हुंडी हो गया। हुंडी एक बार प्रश्न में पूछा था। साहूकार तो आप जानते ही, गाँव में जो जिनसे हम लोग ऋण ले लेते हैं। हुंडी जो होता है ये भी एक तरह का पहले कॉमर्शियल पेपर हुआ करता था, एक बार पूछा भी था खासतौर से मिडाइवल इंडिया में, मध्यकालीन भारत में। अब हम इनके थोड़ा सा ना व्याख्यात्मक इसको पढ़ लेते हैं। जैसे कॉमर्शियल बिल है, तो कॉमर्शियल वाणिज्यिक पत्र एक अल्पकालिक असुरक्षित बाजार साधन है जो एक वचन पत्र कानूनी साधन के रूप में जारी किया जाता है। तो इस तरीके से किसके द्वारा जारी किया जाता है? आरबीआई के द्वारा। अभी मैंने आपको बताया कम समय के लिए अगर हमें ऋण लेना तो ये इसमें 5 लाख रुपए या उसके गुणकों के मूल वर्ग में रूप में जारी किया जाता है। तो वाणिज्यिक पत्र हो गया, वाणिज्यिक बिल, वाणिज्यिक विधेयक किसी हिंदी में कह देते हैं। ये देखिए बेसिकली इनका प्रयोग होता किस तरीके से, जैसा मान लीजिए कि मैं एक निवेशक, एक कोई व्यक्ति है ए और एक व्यक्ति है बी। ए के मान लीजिए बी जो है कोई कंपनी चला रहा है, ठीक है। अब उसको कच्चे माल की ज़रूरत है और ए के पास जो है वो कच्चा माल है। अब भी क्या है कि ए से कच्चा माल खरीद सकता है पैसा देकर के, ये तो हो गया मतलब व्यापार एक तरह से हो गया बस। अगर मान लेते बी के पास पैसे नहीं है तो ये क्या करेगा? बहुत बार ऐसी स्थिति आ जाती है कि भाई अभी हमारे पास फिलहाल पैसा नहीं, लेकिन अभी हमें कच्चे माल की जरूरत है। ऐसी स्थिति में कॉमर्शियल पेपर जारी किया जाता है, कॉमर्शियल बिल जारी किए जाते हैं। कैसे? ए एक कॉमर्शियल पेपर जारी कर देगा बी को कि सॉरी बी जो है ए को एक कॉमर्शियल पेपर जारी कर देगा, उसमें सारी चीज़ें लिख करके दे देगा कि मैं बी दिस नाम दिस पता दिस द्वारा आपसे इतने आपको एक वाणिज्यिक बिल जारी करता हूँ कि मैं आपको इतने समय में इतना पैसा वापस कर दूंगा। तो ये होता है। तो ए को भुगतान करने के लिए उत्तरदायी है। तो इस तरीके से बी जो होता है वो ए को भुगतान करने के लिए कमर्शियल पेपर जारी कर देता है।
तो ये बात आप समझिए। उसके बाद सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट बैंक के एक साथ एक निश्चित अवधि के लिए पैसा जमा करने के लिए एक समझौता है जो ब्याज को भुगतान करेगा। मतलब जमा प्रमाण पत्र भी सर्टिफिकेशन अब यही है कि वही है, सभी चीज़ लगभग एक ही कि हम भाई आपसे कि इतना पैसा हम जमा करेंगे आपके काम के बदले में, तो इसके लिए मैं एक जमा प्रमाण पत्र जारी करता हूँ। एक होता है कॉल मनी मार्केट। कॉल मनी मार्केट भी एक छोटे समय के लिए ऋण उधार का एक माध्यम है। तो देखिए, तो ये चारों, चाहे तो कॉल मनी मार्केट हो, जमा प्रमाण पत्र हो, कमर्शियल बिल हो, कमर्शियल पेपर हो, ये एक तरीके से ऋण लेने के एक टूल है, बस इतना समझ लेना। उसके बाद गवर्नमेंट सिक्योरिटीज भी होती है इसमें, जिसमें भारत सरकार या राज्य सरकारों द्वारा जारी किए गए एक व्यापारियों की एक साधन होता है गवर्नमेंट सिक्योरिटी जारी कर देती है कि मान लीजिए सरकार को पैसे की ज़रूरत है, सिक्योरिटी जारी कर दी, उसके सारा माने मार्केट से पैसा ले लिया और बाद में उसकी परिपक्वता करते रहे। ये सरकार के ऋण दायित्व को स्वीकार करता है। ये इसी प्रतिभूतियाँ या तो अल्पकालिक भी आमतौर पर 1 वर्ष से कम की परिपक्वता वाली ट्रेजरी बिल कहलाती हैं। उसके बाद ट्रेजरी बिल होगा, बस इनको याद रखना है, ये चीज़ें लगभग सेम है, थोड़ा थोड़ा इनमें अंतर है। बस ये देखना है कि शॉर्ट टर्म है या लॉन्ग टर्म है। तो ट्रेजरी बिल भी शॉर्ट टर्म होता है। अल्पकालिक ऋण साधन होते हैं, वर्तमान में 91, 182 दिनों और 364 दिनों तक की परिपक्वता अवधि के लिए होते हैं। ट्रेजरी बिल में पेपर में आ सकता है, ट्रेजरी बिल के संबंध में सेंटेंस सही है, ये दे देगा, ये दीर्घकालिक ऋण प्रपत्र हैं, ऋण उपाय हैं, नहीं, गलत। अल्पकालिक, ये इन पर ब्याज लगता है, ब्याज भी नहीं लगता, दोनों गलत हो जाएंगे। तो शून्य कूपन ब्याज होता है, इसमें ब्याज कोई भी नहीं लगता। इसमें एक बात ये होती है, कई बार क्या होता है ना कि जैसे कि मान लीजिए 1000 रुपये का ट्रेजरी बिल हमने जारी किया किसी को, तो अभी तो जिस हमने 1000 रुपये का जारी कर दिया, तो उसको 1000 नहीं मिलेंगे ना, तो समझ लो 9, 8 मान लीजिए 1-2 रुपये कम मिलेंगे, लेकिन वो जब देगा वापस करेगा तो 1000 रुपये करेगा। ये होता है बेनिफिट, भी होता है। उसके बाद फिर हुंडी होता है। रेपो रेट तो मैंने आपको बता दी, एक तरह के भी ऋण जारी करने के तरीके ही होता है कि भाई आपने इस दर पे ब्याज ले लिया, बैंक से उधार ले लिया। उसके बाद लंदन इंटरबैंक बैंक रेट होता है कि इसकी गणना 5 मुद्राओं स्विस फ्रैंक, यूरो, जापानी स्टार्लिंग, येन और की डालें। तो ये सब एक तरीके से ऋण लेने के साधन है। मुंबई इंटरनेट बैंक ऑफ रेट और मुंबई इंटरनेट बिड बैंक होता है। उसके बाद हुंडी होता है, एक व्यक्ति द्वारा लिखा शर्त। एक शब्द हुंडी एक बार पूछा गया था, हुंडी कॉमर्शियल। हुंडी क्या होता है कि मध्यकालीन भारत में क्या होता था कि मान लो कोई सरकार है, कोई मान लीजिए बादशाह, तो ऋण लेने के लिए एक हुंडी जारी कर देता था कि भाई मैं आपको लिख के दे रहा हूँ कि मैंने आपसे इतना उधार लिया और एक समय के बाद मैं इसको वापस कर दूंगा। ये तो हो गया कॉमर्शियल या मनी मार्केट के संबंध में। हमने सारी चीज़ें पढ़ ली, हुंडी पढ़ लिया, कॉमर्शियल बिल पढ़ लिया, कॉमर्शियल पेपर पढ़ लिया, उसके साथ हमने जमा टी बिल्स पढ़ लिए, उसके साथ हमने सरकार द्वारा अगर मान लीजिए कोई गवर्नमेंट सिक्योरिटी जारी की जाती है जो ऋण लेने के लिए ही, एक तरीके से आप इसको ऐसे समझिए। देखिए, अगर मान लीजिए कोई आपने फिक्स डिपॉजिट है, फिक्स डिपॉजिट में क्या होता है, उसमें होता है कि जिस बैंक में आप फिक्स डिपॉजिट कराते हैं वो आपको सिक्योरिटी दे देता है कि जाइए, ये जो कागज़ जो भी उसमें प्रूफ देता है उसमें लिख दिया जाता है कि जितने इतना पैसा जमा किया, इनको इतने साल में इतने रुपए दिए जाएंगे। खैर वो तो लॉन्ग टर्म के लिए होता है। जो जितनी चीज़ें मैंने आपको मनी मार्केट में बताया सिर्फ शॉर्ट टर्म के लिए, बस कि इतना पैसा, मतलब एक तरह सिक्योरिटी जारी कर दी कि आप निश्चिंत रहें, आपको इतना पैसा, जब तक ये कागज़ आपके पास है आप निश्चिंत हैं कि हम आपके इतने देनदार हैं, हम आपको इतना पैसा देंगे। तो ये तो हो गया कैपिटल मार्केट, सॉरी मनी मार्केट। अब बात करते पूंजी बाजार की। तो मैंने पूंजी बाजार के बारे में, तो सेबी इसको नियंत्रित करता है, ठीक है, नंबर 1। पूंजी बाजार उस बाजार को संदर्भित करता है जहां लंबी अवधि की पूंजी का ऋण और इक्विटी उपकरणों जैसे इक्विटी शेयर, वरीयता शेयर, डिबेंचर क्या होते हैं जी, डिबेंचर ये ऋण लेने के माध्यम होते हैं, लेकिन ये लॉन्ग टर्म के लिए, 1 साल से ज़्यादा के लिए, बेसिकली ये सेबी इसको नियंत्रित करता है। तो पूछ सकते हैं पूंजी बाजार नियंत्रित होता है किसके द्वारा, सेबी के द्वारा, सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। पढ़ेंगे हम लोग सेबी के बारे में भी पढ़ेंगे।
उसके बाद एक होता है मुख्य बाजार प्रमुख जारीकर्ता। जारीकर्ता होता है सीधे निवेशकों को पूंजी बाजार लिखत जारी करने से बेचने संबंधित है। एक होता है द्वितीयक बाजार, एक बाजार जहां प्राथमिक लिखत धारकों के बीच पूंजी बाजारों के उपकरण के कारोबार किया जाता है। तो इसमें पूंजी बाजार में एक प्राइमरी मार्केट होता है, सेकेंड प्राइमरी मार्केट होता है जिसमें जारीकर्ता द्वारा सीधे निवेशकों को पूंजी बाजार की लिखत जारी करने, डायरेक्ट निवेशकों को अगर मान लीजिए डायरेक्ट निवेशक को जारी नहीं करता, मध्यस्थता के माध्यम जारी करता है, उसको कहते हैं द्वितीय बाजार या सेकेंडरी मार्केट। अब देखिए प्राथमिक बाजार में धन जुटाने के साधन कई बार पूछा जाता है, जिसमें इनिशियल पब्लिक ऑफर, फॉलो ऑन पब्लिक ऑफर। तो देखिए होता क्या है, तो एक कंपनी है, मान लीजिए कोई पैसा इकट्ठा करना चाहती, ठीक है, उसके लिए वो क्या करती है, इनिशियल पब्लिक ऑफर जारी करती है, प्रारंभिक सार्वजनिक निवेश, इनिशियल पब्लिक ऑफर, आरंभिक सार्वजनिक पेशकश या निवेश भी बोल देते पेशकश। इसके लिए क्या करती है सरकार, कंपनी अपने सिक्योरिटीज को बेचती है, सिक्योरिटी बेच दी और साथ में पैसा ले लिया। इसको बोलते हैं, जब ये पहली बार करती है नई प्रतिभूतियां पेश करने की, इनिशियल पब्लिक ऑफर पहली बार विवादिका जारी करके जनता निवेशक को अपनी नई प्रतिभूतियों की पेशकश करने की एक प्रक्रिया है। एक केवल सूचीबद्ध कंपनी, ऐसी कंपनी शेयरों के स्टॉक एक्सचेंज कारोबार नहीं होता है, द्वारा जारी किए जाते हैं। तो इसमें क्या होता है कि कंपनी अपने शेयर, अपने जो सिक्योरिटीज को बेच करके पैसा संग्रहित कर लेती है, ठीक है। ये सूचीबद्ध कंपनियों जो कि शेयर स्टॉक एक्सचेंज में जिनका कारोबार नहीं होता, उनके द्वारा जारी किया जाता है। याद रखना है इनका शेयर, क्योंकि जो लिस्टेड है उनके लिए तो हमने अलग से ही पढ़ लिया, मनी मार्केट में कई सारे पढ़ लिए, कॉमर्शियल बिल हो गया, उसके साथ कमर्शियल पेपर हो गया, जी सिक्योरिटीज हो गई। तो इस तरीके से प्राथमिक बाजार में आरंभिक जो सार्वजनिक इनिशियल पब्लिक ऑफर होता है उन कंपनियों के द्वारा जारी किया जाता है जो नेशनल स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड नहीं होते हैं। इसको इनिशियल पब्लिक ऑफर के फॉलो ऑन पब्लिक अगर क्या होता है, कई बार कंपनियों को इनिशियल पब्लिक ऑफर से उतना मनी नहीं मिल पाता जितना उन्हें ज़रूरत होती है, इसके लिए वो फॉलो ऑन पब्लिक ऑफर जारी करते हैं अतिरिक्त पूंजी जुटाने के लिए। ये सारी चीज़ें हमने पढ़ ली, इनिशियल पब्लिक ऑफर क्या होता है, फॉलो ऑन पब्लिक ऑफर क्या होता है। उसके बाद एक व्यापारिक इक्विटी इसमें और निजी प्लेसमेंट होता है, बोनस इश्यू, तो ये हमारे लिए उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, ठीक है। एक व्यापारिक साधन के रूप में द्वितीयक बाजार, सेकेंडरी मार्केट एज अ ट्रेडिंग इंस्ट्रूमेंट में शेयर बाजार एक भौतिक संस्थागत सेटअप जहां वह पूंजी बाजार साधन शेयर डिबेंचर आदि को कारोबार होता है निम्नलिखित। तो इसमें जैसे लिक्विडिटी होती है, लिक्विडिटी मैंने आपको पढ़ाया था, निवेशक संरक्षक, इन्वेस्टर प्रोटेक्शन, सरकार स्टेट इंजन को नियंत्रित करने की एक निवेशक प्रतिभूतियों में लेन देन का आश्वासन देती है। ओवर द काउंटर एक्सचेंज, ओवर द काउंटर एक्सचेंज से तात्पर्य उन प्रक्रिया से है जिनमें उन कंपनियों द्वारा प्रतिभूतियों का कारोबार किया जाता है जो NSE, BSE आदि जैसे औपचारिक विनिमय बाजारों से सूचीबद्ध होते हैं। ये हो गया, ठीक। लगभग 20 मिनट के वीडियो में मैंने आपको कई चीज़ें भी बता दी जो फाइनेंशियल मार्केट के लिए इंपॉर्टेंट। एक बार थोड़ा सा मैं रिकैप करा देता हूँ। वित्तीय बाजार की स्थापना कराई, वित्तीय बाजार हमने डिफिनेशन बताई, वित्तीय बाजार के प्रकार, मुद्रा मार्केट, मनी मार्केट और पूंजी बाजार के बारे में बताया हमने, ठीक। उसके बाद फिर हमने जो मनी मार्केट में कौन कौन से टूल यूज किए जाते हैं, वाणिज्यिक बिल, वाणिज्यिक पत्र, जमा प्रमाण पत्र, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, इन सब के बारे में हमने पढ़ा। उसके बाद कॉल मनी मार्केट, रेपो दर, हुंडी आदि के बारे में हमने पढ़ा। इसमें पूछा गया था कौन शॉर्ट टर्म होता है, कौन लॉन्ग टर्म होता है। उसके बाद पूंजी बाजार के बारे में, मुख्य बाजार, द्वितीयक बाजार, उसके बाद हमने इनिशियल पब्लिक ऑफर, फॉलो ऑन पब्लिक ऑफर, इन सब सारी चीज़ें के बारे में इसमें आपको बता दिया। अब थोड़ा सा बात करते हैं व्यापारिक साधन के रूप में द्वितीयक बाजार, सेकेंडरी मार्केट क्या होता है। जैसा शेयर है तो एक भौतिक संस्थागत सेटअप जहां पूंजी बाजार के साधन, शेयर डिबेंचर आदि का कारोबार होता है। कुशल
इसमें तरलता ये भी बता दिया मैंने आपको, निवेशक संरक्षण ये भी बता दिया। अब हम थोड़ा चर्चा करेंगे भारत में स्टॉक एक्सचेंज। अक्सर आप शाम को न्यूज़ में सुन रहे थे स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी इतनी गया, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज इतनी, ये चीज़ें हैं क्या? मतलब बहुत लोगों को तो पता ही नहीं चलता कि स्टॉक एक्सचेंज है क्या, निफ्टी बढ़ गई घट गई क्या हुआ, कुछ नहीं। तो सबसे पहले हम स्टॉक एक्सचेंज होते कितने तरीके के इसको समझेंगे। देखिए, स्टॉक एक्सचेंज एक माध्यम होता है जिसके कारण हम व्यापार की कुछ कंपनियों को किस तरीके से व्यापार में एक गति प्रदान की जाती है, जिसका हम अध्ययन करते हैं कि कितना ऊपर गया तो समझते बहुत अच्छा रहा, कम गया तो कहते खराब। सबसे पहले 3 होते थे, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। मेन 2, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज अक्सर आप सुनते होंगे। तो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज की स्थापना 1875 में हुई थी और एशिया का ये सबसे पुराना स्टॉक एक्सचेंज है। इसके माध्यम से क्या होता है, लगभग 5500 कंपनियों को सूचीबद्ध किया जाता है। जो दुनिया में सूचीबद्ध कंपनियों के सबसे तो लगभग 5500 कंपनियों को हमने सूचीबद्ध कर लिया। फिर उनके परफॉर्मेंस के आधार पे हम स्टॉक एक्सचेंज की गणना करते हैं। 31 अगस्त 1957 को बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज सिक्योरिटीज कॉन्ट्रैक्ट्स रेगुलेशन एक्ट के तहत भारत सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त होने वाला एक पहला स्टॉक एक्सचेंज भी इसे कहा जाता है। अब सेंसेक्स क्या होता है, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्ध 3 अच्छी कंपनी तरह से स्थापित और आर्थिक रूप से मजबूत कंपनियों के शेयर बाजार सूचकांक होता है। ये याद रखना, ये अक्सर आप सेंसेक्स इतना बढ़ गया तो 30 कंपनियों को हमने लिस्टेड कर रखा है जिनके बारे में हम डेली अध्ययन करते हैं, नज़र बनाए रखते हैं कि इनका शेयर बाजार अगर शेयर ज़्यादा है तो बोलते अच्छा है और ख़राब है तो कम है। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ये तो बाद में बना था 1992 में, एक फिरवानी समिति बनी थी जिसके माध्यम से हमने नेशनल स्टॉक की सिफारिश के आधार पर इक्विटी शेयर के कुल और औसत दैनिक कारोबार के मामले में नेशनल स्टॉक एक्सचेंज को भारत में सबसे बड़े स्टॉक एक्सचेंज के रूप में माना जाता है। इसमें निफ्टी 75, उसमें कितनी कंपनियों को हमने 30 को लिया था बॉम्बे स्टॉक की, इसमें 50 कंपनियों को हम एक तरीके से सूचीबद्ध करते हैं। उसका शेयर बाजार की कुछ महत्वपूर्ण शर्तें होती हैं, इंपॉर्टेंट टर्म स्टॉक एक्सचेंज। एक होता है बियर एंड बुल। देखिए, बियर एंड बुल बेसिकली ये पूछा गया था, बियर एंड बुल क्या होता है। बियर क्या होता है, बियर देखिए, जैसे मान लीजिए कि एक बियर मतलब क्या होता है भालू, और बुल मतलब क्या होता है सांड। बियर क्या करता है, हमेशा नीचे झुका रहता है, सांड क्या करता है हमेशा ऊपर की तरफ ऐसे रहता है। तो इसको थोड़ा समझना है, या कुछ अपमानित करना नहीं किसी को। तो बियर का मतलब, तो बुल एक तरह से देखिए, जो ये बियर और बुल होते हैं बेसिकली ब्रोकर होते, दलाल। इनके बारे में कि बियर क्या होता है, बुल निवेशक, दलाल निवेशक भी इनको बोल देते हैं। तो जो बुल होता है, बुल का मतलब ऊपर, तो जो बुल निवेशक होता है ये क्या करता है, बहुत सारी शेयर्स को खरीद के रख लेता है। क्यों? इसको लगता है कि बहुत समय में सामान की कीमत या शेयर की कीमत बढ़ेगी, तो इसको बुल निवेशक बोलते हैं। जो ये एक तरीके से अनुमान लगाता है कि भविष्य में शेयरों की कीमत बढ़ने वाली है, तो बहुत सारा खरीद के रख लेता है और बाद में जब दाम बढ़ता है तो बेचता है। इसको बोलते हैं बुल निवेशक। निवेश करके बहुत सारा खरीद लेता है। बियर निवेशक क्या होता है, उसको लगता है कि आने वाले समय में दाम घट जाएगा तो सारा बेच दे आज ही, ऐसे समझिए। जैसे प्याज है, अक्सर चर्चा में रहता है प्याज। तो मान लीजिए किसी जमाखोर को ये लगे कि भविष्य में प्याज के दाम बहुत ज़्यादा बढ़ने वाले हैं, किसी भी वजह से उसको अंदर से कहीं कुछ सूचना मिल जाए कि प्याज जो है सरकार के पास कम पड़ रहा है और प्याज के दाम, तो क्या करेगा, प्याज की जमाखोरी कर लेगा बहुत सारा प्याज, और साल तो 4-5 महीने तक उसको अपने पास रखेगा, और जब अधिक लगेगा प्याज के दाम बढ़ गए तो उनको बेच देगा। या प्याज की जगह आप शेयर को रख लीजिए। बुल निवेशक क्या करता है, उसको लगता है कि अभी जो हमने सिक्योरिटी खरीदी है, सिक्योरिटी इतना ज़्यादा निवेश नहीं हो रहा है, तो भविष्य में आने वाले समय में दाम बढ़ेंगे शेयर के, तो शेयर खरीद के रख लेता है। और जो बियर निवेशक होता है उसको लगता है कि अभी जो दाम है उसको उसी पे बेच लो, नहीं तो बाद में और दाम घटने वाले हैं तो फिर घाटा हो जाएगा। तो इसको बियर और बुल निवेशक कहते हैं। ये पूछा गया पेपर में। हमने एक शब्द होता है सट्टेबाजी। देखिए, ये ऐसा चैप्टर है, इसमें लोग इंटरेस्ट भी कम लेते हैं, लेकिन हमको तो पढ़ना तो है ही है भाई।
कोई अर्थशास्त्री हमें नहीं बनना है, लेकिन एक यूपीएससी एस्पिरेंट के रूप में या एक सामान्य जानकारी के रूप में हमें पता होना चाहिए। उसका सट्टेबाजी क्या होता है, आप गैम्बलिंग करते हैं, अनुभव लगाते हैं कि इंडिया टीम जीतेगी कि ऑस्ट्रेलिया जीतेगी। कई बार सही भी हो जाता है, जिस दिन अभी वर्ल्ड कप के फाइनल में जिस दिन इंडिया पे सट्टा लगाया वो गड़बड़ हो गया। तो सट्टेबाजी का मतलब होता है प्रोबेबिलिटी पे निर्भर करता है कि क्या स्थितियाँ बनेंगी, और तो उसी अनुसार से आदमी सट्टा लगाता है। ठीक है। एक होता है आर्टिब्रेज मध्यस्थता की, मतलब मध्यस्थता के माध्यम से हम अपने पूंजी निवेश करें। एक होता है स्टैक क्या होता है, ये मैंने आईपीओ आपको बताया और एफपीओ बताया। तो आईपीओ के द्वारा ये खरीद लेता है और पीओ के द्वारा बेच देता है, मतलब इनिशियल पब्लिक मार्केट से खरीदता है और जाके सेकेंडरी में बेच देता है। जैसे मतलब आप नई गाड़ी खरीदे, उसके बाद पुरानी हो गई तो बेच दिया। एक बाई बैक ऑफ शेयर होता है, एक बाई बैक शेयर होता है, एक कंपनी की वापस खरीद के तहत अपने शेयर को खरीदती है। कोई कंपनी होती है जो मान लीजिए उसने कोई शेयर बेचा, उसके बाद उसको किसी भी वजह से लग रहा है तो उसने अपने शेयर को खरीद लिया। उसके बाद और कई चीज़ होती है, एल्गोरिथम हो गया, इनसाइडर ट्रेडिंग हो गया। ये इनसाइडर ट्रेडिंग होता है, ये कंपनी के शेयर खरीदने या बेचने को संदर्भित करता है। उसके बाद स्टॉक एक्सचेंज नियामक, स्टॉक एक्सचेंज रेगुलेटर, तो इसको बोलते हैं सेबी, सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। ठीक है, सेबी जो होती है सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, ये एक तरीके से 1992 में इसकी स्थापना की गई। मैंने आरबीआई के बारे में आपको काफ़ी चीज़ें बता दी, सेबी के बारे में 1992 में स्थापित की गई। 1988 में पूंजी बाजार के विनियमक और विकास के संबंधित सभी मामलों निपटने के लिए गैर सांविधिक, पूछ सकता है कि सेबी बाजार स्थापित हुई तो एक सांविधिक निकाय था नहीं। बाद में 1992 के एक एक्ट लाया गया जिसके द्वारा इसे वैधानिक दर्जा दिया गया। सेबी का कार्य, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, सेबी के कार्य, ये पूंजी बाजार को देखिए, पूंजी बाजार के विनिमय, प्राथमिक और द्वितीयक बाजारों में निवेश के संबंध में दलालों, उपदलालों, न्यायिक सी उसके बाद हमीदारों, म्यूचुअल फंड जैसे पूंजी बाजार के बिचौलियों को पंजीकृत और विनियमित में करना, प्रतिभूतियों को बाजार में विशेष रूप से स्टॉक एक्सचेंज में कदाचार की जांच करना, निवेशक शिक्षा और जागरूकता को बढ़ाना और निवेशक के हितों की रक्षा करना। तो पूंजी बाजार में सुधार, कैपिटल मार्केट परफॉर्म, तो परिपथ तोड़ने वाला, सर्किट ब्रेकर, डिमैटेरियलाइजेशन, डीमैट व्यापार, डिपॉजिटरी पार्टिसिपेशन, इतना ज़्यादा हमको इम्पोर्टेंट नहीं है। रोलिंग निपटान इसमें दिया गया। उसके बाद निगमीकरण, उसके बाद डिम्यूचुअलाइजेशन, निवेशक संरक्षण और कोष, फॉरवर्ड डेरिवेटिव, जो महत्वपूर्ण था सेबी के कार्य यहाँ पे महत्वपूर्ण था, वो मैंने आपको बता दिया। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, देखिए लगभग आधे घंटे का वीडियो बन गया, इसको हम और आगे से नेक्स्ट वीडियो में शुरू करेंगे तो आपको और अच्छे से समझ में आएगा, नहीं तो बहुत ज़्यादा भी हो जाएगा। और फिर ना देखिए इसमें हमने क्या क्या चीज़ें आज पढ़ ली। आज इसके बाद मैं आपको सारा चीज़ें रिकैप करा देता हूँ। वित्तीय बाजार हम लोग पढ़ रहे हैं, जिसमें हमने वित्तीय बाजार की डिफिनेशन पढ़ी, वित्तीय बाजार के प्रकार पढ़े, मुद्रा बाजार, पूंजी बाजार में अंतर पढ़ा, वाणिज्यिक पत्र पढ़ा हमने, वाणिज्यिक बिल पढ़ा, वाणिज्यिक जमा प्रमाण पत्र पढ़ा, कॉल मनी मार्केट पढ़ा, सरकारी सिक्योरिटीज पढ़ा, ट्रेजरी बिल पढ़ा। उसके बाद रेपो रेट, हुंडी के बारे में हमने सारा इसमें क्लियर कर लिया। अब फिर हमने पूंजी बाजार पढ़ा, पूंजी बाजार के बारे में आईपीओ पढ़ा, एफपीओ पढ़ा। उसके साथ साथ हमने फिर स्टॉक एक्सचेंज के बारे में पढ़ा, जो अक्सर आता रहता है चर्चा में, मुंबई स्टॉक एक्सचेंज, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के बारे में। ठीक, उसके बाद फिर हमने क्या किया, बियर और बुल क्या होता है। बिल के जो निवेशक होते हैं इनको बोलते हैं बियर निवेशक और बुल निवेशक। उसके बाद सट्टेबाजी थोड़ा सा पढ़ा, आर्बिट्रेज पढ़ा, स्टैक पढ़ा। ठीक, उसके बाद स्टॉक एक्सचेंज नियामक प्रतिभूति, सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ सेबी के बारे में हमने पढ़ लिया। उसके बाद पूंजी बाजार में सुधार के लिए कोई इंपॉर्टेंट नहीं, परिपथ तोड़ने वाला बहुत इंपॉर्टेंट नहीं था ये।
तो ये सारी चीज़ें हमने पढ़ी। अब हम बात करेंगे वायदा बाज़ार। तो इस बात का वायदा है कि हम अगली बार से वायदा बाज़ार पढ़ेंगे, ठीक है। नहीं तो बहुत बड़ा वीडियो हो जाएगी, लगभग आधे घंटे का वीडियो बन चुका है। थैंक यू।